हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है अब तक सब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। और हाँ बेटा, अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है बेटा, तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जैसे कि आप जानते ही हैं, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाजिल नफीस। तो ठीक है बेटा, अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। बताओ बेटा, रिएक्शन क्या होता है? कुछ पता है या नहीं पता? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो सुनो अब ध्यान से। The process in which new substances with new properties are formed is called chemical reaction। समझ में आ गई बेटा बात? वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बने पुराने सब्सटेंस से और जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, बिल्कुल चेंज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन reactants get converted into product। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्टेंट क्या होता है? वो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है मुझे रिएक्शन के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कोई डाउट? ठीक है बेटा, लिख लो। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ आपका किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है बेटा, तो याद रखना केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई पूछे रिएक्टेंट क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल सब्सटेंस दैट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है ना बेटा? ठीक है, ये रब कर दें, इसको कॉपी कर लो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। अच्छा, उससे पहले एग्जांपल देख लो। जैसे कि हमने आपको बताया था, सपोज मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, यहाँ पर क्या मिला बेटा मुझे? यहाँ पर मुझे मिल गया MgO। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, यहाँ 2 कर दिया बैलेंस करने के लिए। सिखाएंगे अभी आगे बैलेंसिंग। तो ये क्या था बेटा? ये था रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट थे, और ये क्या था आपका? प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो जो रिएक्ट करेगा, जो इनिशियल मटेरियल होगा हमारे पास, वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद फाइनल सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट। एकदम क्लियर? अब हम बात करते हैं इसी के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझो, कितनी टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो, वो ये कि अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में है, और जब एनसीईआरटी का पूरा हो जाएगा तो एक लेक्चर बनाएंगे एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल का। फिलहाल पहले एनसीईआरटी का समझें आप। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आ जाओ, कौन कौन सी होती है जल्दी बताओ तुम। हाँ, जो सुनना है वो क्या था? सबसे पहले कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या थी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, नाम सुना होगा, सुना हो या ना सुना हो, अब तो सुन लिया होगा, अभी हमें ये सब एक्सप्लेन करेंगे आपको। थर्ड था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। सेकंड था फोर्थ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा जी। तो ये याद रखो, हमें इन रिएक्शन को इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले कौन सा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। कॉपी करो इसको भी, कर लिया कॉपी, लिख लिया बेटा, ठीक है। अब ये रब करते हैं, अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। हम ये बात करते हैं आपकी कि इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन। तो सुन लो ध्यान से, इक्वेशन क्या होती है, द symbolic representation of chemical reaction, the symbolic representation of chemical reaction with the help of या by using formula of reactant and product with their state symbol is called chemical equation, ठीक है बेटा। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की फॉर्म में लिख दें, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका फॉर्मूला लिख दें विद देयर स्टेट सिंबल, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखो इसकी बेटा, एग्जाम्पल क्या थी इसकी, अभी जो हमने आपको लिखा था वो एग्जाम्पल ही तो थी इसकी। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर लिखा आपका कोई रिएक्शन लिखी यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और यहां मुझे क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कोई रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन को इसके सिंबल की फॉर्म में लिख देना। कैल्शियम का क्या था, Ca, और कैसा था, सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन का O2 कैसा था, ये गैस, और यहां मुझे क्या मिल गया, CaO, ये भी कैसा था, सॉलिड। तो ये आपकी रिएक्शन थी, और जब रिएक्शन को मैंने फॉर्मूले की हेल्प से, सिंबल की हेल्प से लिख दिया, तो ये क्या था बेटा, ये था इक्वेशन। बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो ये उसका आंसर था, लिख लो उसको बेटा। ये रब करते हैं अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, अभी बताया था आपको। फर्स्ट हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बताएं आप लोग कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जल्दी बताओ। तो सुनो ध्यान से, दोज रिएक्शन इन विच those reactions in which two or more substances combine to give single product are called combination
आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी, नाम से ही क्लियर है, इतनी अंग्रेजी तो तुम्हें आती है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चीजों का कंबाइंड हो जाना। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनो, दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine to give single product is called are called combination reaction। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो तुम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दो टाइप की होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप। ठीक है बेटा, अभी टू टाइप कौन से हो गए, इसमें पहला जो टाइप है आपका वो है एलिमेंटल कॉम्बिनेशन, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन। और जो सेकंड है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड लिखो, मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, पहला था कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंटल कॉम्बिनेशन, सेकंड था कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। बात आ गई समझ में, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि एलिमेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है, लिख लो इसको भी। तो बेटा देखो, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात इसमें अच्छे से याद रखो, कहोगे सर वो क्या, वो ये कि एलिमेंट्स जब भी कंबाइंड होंगे वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में ही कंबाइंड होंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड टुगेदर, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड टुगेदर, in their एलिमेंट्री स्टेट। अब तुम कहोगे कि सर ये एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, यही बात है ना। तो अब सुनो, एलिमेंट जिस स्टेट में, जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में, तो H रिएक्ट नहीं करेगा, H2 रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है, O2 की फॉर्म में, तो O रिएक्ट नहीं करेगा, O2 रिएक्ट करेगा। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखो, चलो हम तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल को समझ लो। यहां पर मैंने लिखा था बहुत मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ क्या मिल गया बेटा मुझे, MgO। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। यहाँ पर हमेशा O2 रिएक्ट करेगा, O रिएक्ट नहीं करेगा, या तो बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दो, समझ में आई तक बात। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर क्या करो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। बैलेंसिंग हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है बेटा। अब एक बात और ध्यान रखो, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी है 10th क्लास का। जब मैग्नीशियम रिबन को तुम जलाओगे एटमॉस्फेयर में, जब तुम उसको जलाओगे तो उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम को सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। सैंड पेपर क्या होता है बेटा, रेगमाल जिसको बोलते हैं। तो क्या करते हो, रेगमाल से साफ करते हो, सैंड पेपर से साफ करते हो। अब क्यों साफ करते हो, वो इसीलिए उसे क्लीन करते हो क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसको जलने से रोकती है। तो जलाने से पहले हमेशा हम क्या करेंगे, उसे रेगमाल से, सैंड पेपर से साफ करेंगे। बात समझ में आ गई, तो ये भी लिख लो। क्या था बेटा, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with sandpaper to remove protective
लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और टीचर पूछ सकता है आपसे ये वाइवा में। तो याद रखें आप, इसको मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसको रब करेंगे, सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर या बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, किसी बुक में कार्बोनेट है किसी में ऑक्साइड है। तो याद रखना दोनों होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, कार्बोनेट। अगर एक ही चूज करनी हो आपको तो आप कार्बोनेट चूज करोगे। ठीक है बेटा, तो उसको जिससे कि ये रिमूव हो जाए और ये आराम से ये जल जाए। ठीक है बेटा, लिखो इसको, ये क्लियर। देखो बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया H2, यहाँ पर ले लिया हमने ऑक्सीजन और ये बना मेरे पास H2O। तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन लोगे क्या, ऑक्सीजन ही लोगे। लेकिन हमने यहाँ अगर ऐसे ले लिया H2 प्लस O टू गिव H2O, कोई पूछ ला आपसे क्या ये सही है, ये गलत है, ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम जानते हैं एलिमेंट क्या होने चाहिए, अपने एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए। ऐसे देखो, हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया और हमने यहाँ पर ले लिया N2, अब ये कंबाइन करा दो, यहाँ पर ये बन गया आपका NH3। तो ये भी कॉम्बिनेशन था, बैलेंस कर दो इसको, H2 थे और यहाँ N2 है, यहाँ 2 कर दो, ये 3 कर दो। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो बस तुम्हें एक बात याद रखनी है अभी, कि जब भी एलिमेंट कंबाइंड होंगे अपने एलिमेंट्री स्टेट में कंबाइंड होंगे हमेशा, और उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक बात, ये लिख लो, लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड पे देखो ध्यान से बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड क्या कहता है कि अब किसका कॉम्बिनेशन करना है हमें, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो जब भी दो कंपाउंड आपस में क्या होंगे, जब भी दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा आपका ये था NH3 और यहाँ लिखा हमने HCl, तो ये आपस में कंबाइंड होके क्या बना रहा है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड था, ये भी कॉम्बिनेशन की एग्जांपल थी। अब देखो यहाँ लिखा मैंने Na2CO3 और यहाँ लिखा मैंने आपका H2O प्लस CO2। ये क्या मिला मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा NaHCO3। ये सोडियम कार्बोनेट था, जब इन तीनों को मैंने मिला दिया तो यहाँ मुझे क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग, याद रखना बेकिंग सोडा। ये क्या था आपका, अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात बेटा समझ में आ गई यहाँ तक, अमोनियम क्लोराइड। और कुछ पूछना है इसके अंदर तो पूछ लेना मैसेज करके। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ध्यान से देखो, ऐसे हमने यहाँ क्या लिखा, Ca, यहाँ पर हमने लिखा CaO, हमने इसको वाटर में डाल दिया तो ये क्या बन गया आपका CaOH। क्या बन गया बेटा, CaOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था, ये था कैल्शियम ऑक्साइड था और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम। तो ये बात याद रखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको हम और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जो चूना तुम मार्केट से खरीदते हो वाइट वॉशिंग के लिए, वो यही होता है। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लेग्ड लाइम। तो याद रखना ये क्या था, स्लेग्ड लाइम था, भूलना नहीं है, CaOH स्लेग्ड लाइम। ये इसको हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, एकदम क्लियर हो गई, लिख लो ये। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आपके आ गया होगा। अब एक रिमार्क देख लो बेटा ध्यान से, रिमार्क क्या था हमारे पास, सिंपल सा रिमार्क था कि ये जो आपका CaO था ये क्या था, क्विक लाइम था। क्या था बेटा, CaO क्विक लाइम। इसको जब हमने वाटर में डाल दिया ये क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे इसको हम, स्लेग्ड लाइम।
ठीक है बेटा, अब स्लेग लाइन पे अगर आप क्या करो, CO2 को पास करवा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, याद रखना, सॉरी लाइम स्टोन, क्या बोलेंगे इसको हम, लाइम स्टोन। कोई तुमसे पूछे कि बताओ बेटा लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर हो गई। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने क्या करा, लाइम स्टोन में एक्सिस CO2 पास करवा दी, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या करो, ये आपका लाइम वाटर है, लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको। अगर आपने लाइम वाटर में एक्सिस CO2 पास करवा दी, तो यहां बनेगा आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। या फिर आपने इसमें CO2 पास करवा दी, तब भी क्या बनेगा आपके पास, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, अब एक बात सुन लो ध्यान से बहुत ज्यादा, ये क्या था आपके पास, क्विक लाइम था, मार्केट से जो चूना तुमने खरीदा वो ये था, तुम्हें घर पे पुताई करनी है, अपने वाइट वॉशिंग करनी है, तुम मार्केट गए, चूना लेके आए, चूने को फिर क्या करते हो, पानी में डालते हो, पानी में डाला, क्या बन गया, स्लेग लाइम, बुझा हुआ चूना, या उसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने लाइम वाटर में CO2 को पास करवा दिया, तो वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। लाइम वाटर तुम्हारे पास है, उसमें तुमने क्या करा, CO2 को पास करवा दिया, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर कोई मिल्की सब्सटेंस बनता है कैल्शियम का, तो वो लाइम स्टोन है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर है। याद रखना कि कोई गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। क्लियर। और जो मिल्की सब्सटेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये चीज तुम वॉल पे देख लो, जब वॉल पे तुमने इसको व्हाइट वॉशिंग कर दी, 1-2 दिन बाद उस पर शाइन आती है, शाइनी लेयर बनती है, और वो जो शाइनी लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। जब ये से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट मुझे मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब तुमने क्या करा, ये जो तुम्हारे पास स्लेग लाइम था, ये जो तुम्हारे पास लाइम वाटर था, इसमें अगर एक्सिस CO2 पास कर दी, एक्सिस बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 पास कर दी, तो पहले लाइम स्टोन बनेगा, और लाइम स्टोन बनते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या होगा, आपका मिल्कीनेस डिसअपियर। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मिल्कीनेस अपेयर होती है, तो मिल्कीनेस अपेयर किसकी वजह से थी, CaCO3 की वजह से, लिख लेना। और अगर मिल्कीनेस डिसअपियर होती है, तो क्या कंपाउंड बना है तुम्हारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया। लिख लो इसको, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा अब ध्यान से देखो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इसको समझ लो। जल्दी बताओ बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, बताओ जल्दी। तो सुनो ध्यान से, अब दोज रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, दोज रिएक्शंस इन which single substance is split into 2 or more substances are called, क्या called बेटा, are called decomposition reaction। ठीक है बेटा, are called decomposition reaction। समझ में आ गई होगी बेटा यहाँ तक बात, are called decomposition reaction। पूछा जा सकता है कि decomposition reaction क्या होती है। अब एक बात और ध्यान रखो, कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा कंबाइंड होके एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं।
डिकम्पोजिशन में क्या था, एक स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ये मिल गया। कोई पूछे क्यों रिवर्स क्यों है, तो क्या बताओगे क्यों है रिवर्स, बताओ जल्दी, दोनों की डेफिनेशन लिख देना। क्यों रिवर्स है, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव सिंगल सब्सटेंस, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत खुशी की बात। अब तुमसे कोई गलती से ये पूछ ले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, तो क्या बताओगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की हैं, बताओ जल्दी। पता है या नहीं पता, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। पहला था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड कौन सा था बेटा, जल्दी बताओ, सेकंड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड बताओ, थर्ड क्या था हमारे पास, बताओ क्या था थर्ड था आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक टाइप हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। लिख लिया एकदम, फिर मत कहना कि जल्दी रब कर दिया, नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा, फर्स्ट हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेटा जी बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, बाल खराब हो गए यार, बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। Those decomposition reactions in which decomposition take place, decomposition लिखा हुआ है, ठीक है, जगह कम थी। in which decomposition take place by heating are called thermal decomposition reaction। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। थर्मल मीन्स हीट, डिकम्पोजिशन तो पता ही है डिकम्पोजिशन। तो क्या कहा मैंने, जल्दी बताओ क्या कहा। ये कहा हमने कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा हीट की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई डाउट या नहीं ना, बहुत खुशी की बात। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हम बात करेंगे इसके अंदर कि डिकम्पोजिशन ऑफ, फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनेट डिकम्पोजिशन ऑफ किसकी, कार्बोनेट। तो बेटा मुझे बताओ, जब भी कार्बोनेट को हीट करोगे, कार्बोनेट के आगे चलो मेटल लगा दे रहे हैं अगर तुम कहते हो तो, मेटल कार्बोनेट। अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से सुन लो, बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। पहला क्या था तुम्हारा, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट को तुमने क्या करा, हीट करा, मेटल कार्बोनेट को हीट करा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, शाबाश,
तो याद रखना मेटिल कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, जल्दी बताओ। मेटिल कार्बोनेट और CO2। अब मेटिल का जो कार्बोनेट होता है इन जर्नल मेटिल का कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक नेचर का। कौन से नेचर का, बेसिक नेचर का। और जो CO2 होती है वो कैसी है बेटा, एसिडिक। तो याद रखना जब भी मेटिल कार्बोनेट को हीट करोगे तो तुम्हें एक बेसिक ऑक्साइड मिलेगी और एक एसिडिक ऑक्साइड मिलेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिखो ये। अब कुछ इसकी एग्जाम्पल देख लो। पहली एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तुमने हीट कर दिया। जब हीट करा तो क्या मिला, CaO मिला प्लस CO2 मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। समझ में आ गई यहाँ तक बात। जो मेटल का कार्बोनेट है उसका ऑक्साइड मिलेगा और उसी का हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्लियर कहानी। और देखो एग्जाम्पल देखो, अभी तुम्हारे बात सब समझ में आती है। तुम वैसे भी होशियार बच्चे हो, सबके सब जो वीडियो देख रहे हैं वो सब होशियार बच्चे हैं। अब देखो हमने यहाँ लिखा PbCO3, हमने PbCO3 को हीट करा। जब PbCO3 को हीट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा मुझे, यहाँ मुझे मिलेगा PbO प्लस CO2। जो मेटल था उसका ऑक्साइड मिल गया और क्या मिल गया मुझे, CO2। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो ध्यान से, यहाँ मैंने ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हीट करा, क्या मिलेगा, ZnO प्लस CO2। तो बात तुम समझ गए होगे कि जब भी मेटल का कार्बोनेट है हीट करोगे क्या मिलेगा। अब तो जवाब दे दो, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है और CO2। लेकिन याद रखना ये जो जिंक की ऑक्साइड होती है ये कैसी होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। तुम कहोगे कि सर ये तो बताया नहीं आपने, ये बता रखा है और आगे भी बताएंगे। अब थोड़ा सा सुन लो, वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक और एल्यूमिनियम, अभी सिर्फ दो याद रखो, जिंक और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है। नॉन मेटल की डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, वो सब क्या है आपकी, एसिडिक है, नॉन मेटल की, सॉरी। और मेटल की ऑक्साइड क्या होंगी, आपकी बेसिक ऑक्साइड होंगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई डाउट नहीं ना, लिखो इसको। ऐसे एक आध एग्जाम्पल तुम ये देखो बेटा, हमने यहाँ पर लिखा आपका क्या लिखा, लिथियम ऑक्साइड Li2CO3। तो लिथियम ऑक्साइड को तुमने हीट करा, ये सब हीट कर रहे हैं हम, ये हीट का सिंबल होता है। हमने जब हीट करा यहाँ क्या मिल गया मुझे, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। मिलना वही है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर, बहुत खुशी की बात कि क्लियर हो गया आपके। ये भी रब कर दे रहे हैं। अब कुछ रिमार्क देख लो बेटा, रिमार्क इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब रिमार्क क्या कहता है, रिमार्क ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास किसकी, कार्बोनेट ऑफ किसका, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका कार्बोनेट है, हीट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डू नॉट डिकम्पोज। ये डिकम्पोज नहीं होते, क्यों नहीं होते, बिकॉज दे आर थर्मली स्टेबल। ज़्यादा हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होंगे। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ये डिकम्पोज नहीं होंगे। क्या कहा मैंने, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जिसको आप हीट करोगे और वो डिकम्पोज नहीं होगा। ऑप्शन में अगर ये है या इसमें से कोई भी है तो डिकम्पोज नहीं होगा। या ये पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा ऐसा है, इसमें से कौन सा आपका ऐसा है जो आपको हीट करने पे CO2 देगा। तो ये भी हीट करने पे CO2 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लेकिन अल्कली मेटल का जो पहला वाला होता है लिथियम, अब अल्कली मेटल क्या होते हैं यार, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। जो पहले ग्रुप के
एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अल्कली मेटल हैं। इसमें से सिर्फ ये डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता। समझ गए होगे बात को? लिखो ये फटाफट। समझ गए बेटा? यहाँ तक रब कर दे रहे हैं, अब लिख लिया होगा तुमने। ऐसी सेकंड रिमार्क देखो, एक और रिमार्क समझ लो, वो ये था कि कार्बोनेट ऑफ हापा, HAPA, कौन? कार्बोनेट ऑफ हापा। अब हापा क्या होता है? ये हापा मतलब H मतलब मरकरी, A मतलब Ag मतलब सिल्वर, P मतलब प्लेटिनम और A मतलब गोल्ड, Au, कार्बोनेट ऑफ हापा। ये क्या करेगा? ये आपको मेटल ऑक्साइड नहीं देगा, याद रखना। ये अगर तुमने यहाँ पर Ag2CO3 लिया हुआ है तो ये क्या करेगा? इसको हीट करो, तुम हीट करा, हीट करने के बाद क्या मिलता है? मुझे ऑक्साइड मिलती है और CO2 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने इसको हीट जब कर दिया तो ये हीट करने के बाद, सुनो ध्यान से बिल्कुल, जब हीट करोगे ये इसमें कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में, लेकिन ये उतनी ही हीट पे, हीट होते ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होते ही ये क्या देगा? मेटल प्लस O2। तो यहाँ पर तुम्हें मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ये है। आगे बात समझ में? तो जो हापा का कार्बोनेट होगा वो हीट करने पे क्या देगा मुझे? मेटल CO2 प्लस O2। क्या देगा? मेटल CO2 प्लस O2। क्लियर हो गई कहानी एकदम? लिखो फटाफट ये। तो बेटा जी देखो, सेकंड हम बात करते हैं मेटल नाइट्रेट। तो सुन लो ध्यान से, अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे, हीट कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला किसका देखा हमने? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा कार्बोनेट का। अब किसकी हम बात कर रहे हैं? नाइट्रेट की। एक बात और सुन लो, ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में या रिफ्रेशर में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक एक दो एग्जाम्पल मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, अगर कोई सा भी नाइट्रेट हो, कोई सा भी कार्बोनेट हो, कोई सा भी सल्फेट हो, तो हीट करने पे क्या मिलेगा? तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा बेटा? अगर मेटल नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या होता है बेटा? नाइट्रेट होता है NO3-। अगर मेटल नाइट्रेट है तो हीट करने पे क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा, NO2 और O2। NO2 का कलर कैसा है? ब्राउन। तो याद रखना ये ब्राउन कलर की गैस होती है। अब जैसे कि मैंने यहां पर लिखा PbNO3 का होल थ्राइस, लेड नाइट्रेट। आपसे कहा गया कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ बेटा क्या मिलेगा? अभी तो तुम्हें बताया है, तुम्हें मिलेगा ऑक्साइड और तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पर NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ख़त्म कहानी। तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट को जब हीट करा तो क्या मिलेगा? बताओ जल्दी इसका आंसर खुद। ठीक है बेटा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा Ca, इसको हीट जब मैंने करा तो क्या मिलेगा? इसका आंसर खुद लिखो वीडियो पॉज करके, और अगर सही आ जाए तो कमेंट में बताना, गलत आए तब भी बता देना। चलो तो क्या मिला मुझे यहाँ पर? CaO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो ये भी खुद करो तुम लोग, LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, इसको तुमने हीट करा और मुझे बताओ क्या मिलेगा? इसका भी कमेंट में बताना क्या मिलेगा बेटा? ये तुम्हें मिला Li2O प्लस NO2 प्लस O2। ठीक बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो कोई सा भी मेटल मेरे पास हो, उसका नाइट्रेट हो, हीट करके क्या मिल रहा है मुझे हीट करके मिल रहा है उसका ऑक्साइड। नाम लिख लेना, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। क्लियर? अब सुनो ध्यान से तुम एक बात, अब कुछ एक्सेप्शन पे आते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या? अगर तुम्हारे पास एक्सेप्शन, रिमार्क जो चाहो कह लो, तुम्हारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का नाइट्रेट है, तो ये तुम्हें क्या देगा बेटा? ये हीट करने पे तुम्हें देगा नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है तुम्हारे पास? NO2-। क्या देगा बेटा? NO2-। ठीक है बेटा, ये तुम्हें ब्राउन कलर की गैस नहीं देगा।
अब यहाँ पर मैंने लिखा सपोज NaNO3, इसको तुमने हीट करा तो यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, NaNO2 प्लस O2। तुमने यहाँ लिखा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, हीट कर दिया, क्या मिल गया, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2। क्या यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस मिली या नहीं मिली, नहीं मिली ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा कि कौन सा नाइट्रेट हीट करने पर ब्राउन गैस नहीं देगा, तो ये नहीं देगा। क्लियर। ऐसे ही सेम कहानी, अगर तुम्हारे पास हापा है, HAPA, हापा का नाइट्रेट है, तो वो क्या देगा आपको, मेटल प्लस NO2 प्लस O2। क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि जो हापा होता है इसका जो ऑक्साइड होता है ना बेटा, इसका ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। AgO2 बनते ही ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, Ag प्लस O2 के अंदर। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लिख लो इसको, क्लियर, लिखो। अगली कहानी पे आते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा मैंने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हम उसको बाइकार्बोनेट भी तो बोलते हैं, क्लियर है। तो मेटल बाइकार्बोनेट। तो ध्यान से देखो, जब भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका करोगे तो क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट मिलेगा। और क्या मिलेगा बेटा, CO2H2O। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा NaHCO3, ये क्या था बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी तो बोलते हैं। जब तुमने इसको हीट करा तो हीट करने पे ये तुम्हें देगा मेटल कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट, CO2 प्लस H2O। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऐसे ही देखो, यहाँ तुमने लिखा CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब तुम इसको हीट करोगे तो ये क्या देगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं। और इसका रिवर्स भी है, बता रखा है कि जब ये कंबाइंड करेंगे तो तुम्हें क्या दे देंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये भी समझ में आ गया होगा। लिखो फटाफट। देखो बेटा, अब बात करते हैं हम मेटल सल्फेट की। अगर हम मेटल सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो जब मेटल सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, SO2 और O2। मेटल ऑक्साइड हम जानते हैं इन जनरल वो क्या होता है, बेसिक होता है। और ये क्या था बेटा, एसिडिक था। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। एग्जाम्पल देख लो, हमने यहाँ पर ले लिया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तुमसे कहा कि इसको हीट कर दो, तो हीट करके क्या मिलेगा तुम्हें, जल्दी बताओ, CaO प्लस SO2 प्लस O2। ऐसे तुमसे कहा गया कि तुमने यहाँ पर ले लिया क्या, PbSO4, कहा गया इसको हीट कर दो, तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, सेम चीज़, लेड ऑक्साइड SO2 प्लस O2। तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास Li2SO4 है, इसको तुमने हीट कर दिया, क्या बन गया, ऑक्साइड SO2 प्लस O2। अब तुमसे ये कहा गया कि तुम्हारे पास Fe2SO4 का होल थ्राइस है, फेरिक सल्फेट। अब याद रखो ये बात, अगर आयरन का सल्फेट है तो आयरन ये एक्सेप्शन है, आयरन का सल्फेट हीट करने पे तुम्हें आयरन की ऑक्साइड देगा प्लस SO2 देगा प्लस SO3 देगा। यहाँ पर तुम्हें O2 नहीं मिलेगी। और क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया इसके अंदर कि इसमें से कौन सा सल्फेट ऐसा है जो थर्मल डिकम्पोजिशन पे एक ही सब्सटेंस की दो एसिडिक ऑक्साइड देगा, एक ये एक ये, तो दोनों एसिडिक हैं। कौन दे रहा है आपका, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। ऐसी ही एक बात ये भी देख लो, अगर कॉपर का सल्फेट है तो कॉपर का सल्फेट हीट करने पर तुम्हें देगा CuO प्लस
SO3। अब क्वेश्चन सुन लो बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा सल्फेट आपको हीट करने पे सिर्फ SO3 देगा, तो वो ये देगा। कौन सा ऐसा है जो SO3 और SO2 दोनों देगा, तो वो ये देगा। और यहाँ पर तो नॉर्मल है ही। बात समझ में आ गई? तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा हो गया, इसको लिख लो अब। तो बेटा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस in which decomposition take place, in which decomposition take place due to electricity, due to electricity are called इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन? वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition, the process of electrolytic decomposition is called इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखना ये चीज, मुझे याद तुम लोग दिलाना कि लास्ट लेक्चर में ये दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीख चुके होंगे। ठीक है बेटा, अभी तो इसको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस बोलो या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल के अंदर डिकम्पोजिशन होता है और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? और ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है अभी नहीं बताया। इलेक्ट्रोलिसिस पूरी आपको डीपली नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा देंगे आपको तब ये दोबारा बताया जाएगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया आपको। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लो इसकी। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है और उसकी आप कुछ एग्जाम्पल दें, एक एग्जाम्पल बताएं। तो सुनो ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल की मैं अगर बात करता हूं इसके अंदर, तो तुमने यहाँ पर लिया NaCl। जब तुम यहाँ पर NaCl लोगी मोल्टेन, ठीक है बेटा, जब तुमने यहाँ पर NaCl मोल्टेन लिया, ठीक है, और तुमने यहाँ क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। ठीक है बेटा, तुम लोगों ने यहाँ पर NaCl लिया, यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? Na और Cl2। इस बात पे खास ध्यान दो, यही प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जिसका डिकम्पोजिशन होगा उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस नहीं, Na+Cl- नहीं बनाया मैंने, समझ गया बेटा? ये अपने दिमाग से निकाल दो, Na+Cl-। अगर तुमने इसको मेल्ट कर लिया, जब तुमने इसको बिल्कुल पिघला लिया तो ये Na+Cl- तो खुद ही बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी देने की क्या ज़रूरत है हमें? तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी देने से आइंस नहीं बनती, पूरे का पूरा सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या बन गया? सोडियम। सोडियम क्या था? आपका सॉलिड होगा,
और ये क्या होगी, आपकी गैस होगी। ठीक है बेटा, और ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा कैथोड पे, ये मिलेगा एनोड पे। कैथोड एनोड क्या होता है ये आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन बाद में। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा आपका Al2O3, ये भी मोल्टेन है। मोल्टेन की जगह फ्यूज्ड भी लिखा हो सकता है। हमने क्या कर दिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस कर दो बेटा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर चाहो तो इसको बैलेंस भी कर दो, 2 Na हो गए, 2 Cl थे, 2 Na। यहाँ आपको मिलेगा यहाँ मिलेगा एल्यूमिनियम प्लस O2। एल्यूमिनियम कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये कैसा होगा, गैस। तो याद रखना जो पॉजिटिव वाले होते हैं, Na क्या आता है, पॉजिटिव आता है, Al क्या आता है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो मुझे हमेशा कैथोड पे मिलेंगे, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो हमेशा एनोड पे मिलेंगे। कैथोड एनोड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, आगे इसको डिस्कस करा जाएगा। तो डरने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है जब तक हम हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो, अगर मैंने H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करा तो यहाँ मुझे H2 मिलेगा, H2 भी गैस होती है। मुझे O2 मिलेगा, O2 भी क्या है, आपकी गैस है। H पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, O पे क्या आता है, नेगेटिव। तो ये कैथोड पे, ये मिलेगा आपका एनोड पे। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ तो बेटा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझो ये क्या होता है, तो ध्यान से देखो बेटा। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स by light is called photo decomposition। फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या फिर और फोटोलिसिस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अगर लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो क्या है, आपका फोटोलिसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर एकदम। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर AgCl है, मैंने यहाँ पर क्या करा, लाइट दी इसको। ये सिंबल है होता है लाइट का बेटा, याद रखना H, और क्या था, न्यू, बन भी नहीं रहा, न्यू, अजीब सा भी। ठीक है बेटा, ये लाइट का होता है, तो ये आपका बन जाएगा सिल्वर प्लस Cl2। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पर लिखा मैंने आपका AgBr, इसको भी क्या करा हमने, लाइट दी, तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको Ag प्लस Br2। ठीक है बेटा, अगर एग्जाम में आ जाए कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन लिख देना, एक एग्जाम्पल लिख देना, कोई सी भी या दोनों लिख देना। और ये यूज होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी, याद रखना बेटा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो पढ़ाया है मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेक्चर को बार बार देखो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है बेटा, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें आप।